हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पेडिग्री एनालिसिस। तो जो पेडिग्री एनालिसिस है ये जो मेनली एप्लीकेबल होती है ह्यूमन के ऊपर। क्योंकि ह्यूमन को एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कंसीडर नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपने देखा टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया। सी.जे. मेंडल ने मटर को यानी कि पी को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया। जैसे कि पी को या ड्रोसोफिला को एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, ह्यूमन को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसकी पेडिग्री एनालिसिस की जाती है। तो ये पेडिग्री एनालिसिस क्या है, ये ह्यूमन के ऊपर क्यों एप्लीकेबल है या फिर इसका क्या फ़ायदा है, वो सभी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। इस अपने टॉपिक में नाम है पेडिग्री एनालिसिस। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। पेडिग्री एनालिसिस डेफिनेशन: द रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस, द रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन ट्रेट्स, द रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन ट्रेट्स फॉर 2 to 3 generation, 2 to 3 generation in the form of symbol or family tree। ये फरी लिख दिया था फैमिली ट्री के रूप में। इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस, उसको हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। देखिए मैं इसको रिपीट करता हूं, समझाता हूं। द रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन ट्रेट्स, कुछ जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं, कुछ जेनेटिक ट्रेट्स जो इनहेरिट होते रहते हैं एक जनरेशन से अगली जनरेशन और फिर उससे अगली जनरेशन। ट्रेट्स का एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। मैंने इस चैप्टर के शुरू में आपको 3-4 डेफिनेशंस बताई थी, उनमें एक डेफिनेशन इनहेरिटेंस की भी थी। तो पहली लाइन का क्या मतलब है? द रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड है किसका? इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन ट्रेट्स, कुछ जेनेटिक ट्रेट्स हैं उनके इनहेरिटेंस का, उनके अगली जनरेशन में जाने का क्या है? रिकॉर्ड। कब तक? 2 to 3 जनरेशन, 2 से 3 जनरेशन तक। जैसे कोई जेनेटिक ट्रेट है, वो इस जनरेशन से अगली जनरेशन में गया, फिर उससे अगली जनरेशन में गया, तो उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है। जेनेटिक ट्रेट का रिकॉर्ड किस तरीके का रिकॉर्ड? उसके इनहेरिटेंस का रिकॉर्ड, वो किस तरीके से अगली जनरेशन में गया। कब तक? 2 to 3 जनरेशन। किस रूप में? इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, सिंबल होते हैं, अभी हम सिंबल बताएंगे आपको, और फैमिली ट्री। तो उसको हम क्या कहेंगे? पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस एक किस्म का रिकॉर्ड है कुछ जेनेटिक ट्रेट्स का जो इनहेरिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और वो कब तक का रिकॉर्ड है? 2 जनरेशन का, 3 जनरेशन का या 4 जनरेशन तक का। किस रूप में? या तो हम पेडिग्री में सिंबल यूज करते हैं, अभी आपको बताएंगे, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल और फैमिली ट्री। तो सिंबल और फैमिली ट्री के रूप में इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन ट्रेट्स फॉर 2 to 3 जनरेशन के रिकॉर्ड को पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं।
अब इसमें खास बात, द पर्सन फ्रॉम वेयर पेडिग्री इज स्टार्ट, फ्रॉम वेयर पेडिग्री इज स्टार्ट। एक पेडिग्री जिस व्यक्ति से शुरू की जाती है इज कॉल्ड प्रोबेंड। ये भी एक खास बात, उसको प्रोबेंड कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? प्रोबेंड या प्रोपोसिटस। क्या नाम उसका? प्रोपोसिटस। जिस व्यक्ति से, जिस पर्सन से पेडिग्री शुरू की जाती है उस पहले पर्सन को हम प्रोबेंड कहेंगे। इफ पर्सन इज मेल तो उसको हम प्रोपोसिटी का नाम देंगे। इफ पर्सन इज फीमेल, अगर वो पर्सन फीमेल है तो उसको प्रोपोसिटा का नाम देंगे। जब पेडिग्री शुरू करते हैं तो उस पेडिग्री में अगर पहला पर्सन जिससे शुरू किए वो मेल है तो प्रोपोसिटी कहेंगे उसको, और फीमेल है तो प्रोपोसिटा। सीता जैसे फीमेल थी तो प्रोपोसिटा, इसे याद रख लेना ऐसे आप, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, वाई पेडिग्री एनालिसिस employed why pedigree analysis employed on human। जो पेडिग्री एनालिसिस है वो ह्यूमन के ऊपर क्यों एम्प्लॉय की जाती है, क्यों एप्लीकेबल। ये इस क्वेश्चन को दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है कि प्रॉब्लम्स, ऐसे भी क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स इन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमन। जब ह्यूमन के अंदर जब हम इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट को देखते हैं तो कौन सी प्रॉब्लम है जो हमें फेस करनी पड़ती है। तो प्रॉब्लम्स इन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमन, या ये कह सकते हैं ये जो पेडिग्री है ये ह्यूमन के ऊपर ही एप्लीकेबल क्यों है, ठीक है। तो उसका कारण क्या है? नंबर 1, जैसे नंबर 1 इसका रीजन नंबर 1, लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन इज मोर, 60 से 100 साल तक का है। एक बात हमने ड्रोसोफिला का देखा था, मटर का देखा था, उसके मुकाबले में इसका बहुत ज़्यादा है। दूसरा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाई, क्रोमोसोम की संख्या भी कितनी है? 40। हमने ड्रोसोफिला और मटर के अंदर देखा था कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी थी, एक में 7 पेयर, एक में 4 पेयर। दूसरा, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पर कपल आर लेस, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे मैक्सिमम, या 3 हो सकते हैं, या एक ही। लेकिन मटर के केस में बहुत सारी जनरेशन मटर मिल जाती थी, या ड्रोसोफिला के केस में बहुत सारी ड्रोसोफिला मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है? नंबर, ह्यूमन कैन नॉट बी considered as experimental material, आदमी को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में
इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय मैनी ऑफ द जीन। यानी कि हमने अब तक पढ़ा कि जो एक कैरेक्टर को कोई एक जीन कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ह्यूमन के केस में बहुत सारे ऐसे ट्रेट हैं जिस एक ट्रेट को रेगुलेट करने के लिए एक से ज़्यादा जीनों की ज़रूरत पड़ती है, मैनी जीन्स। और एक खास बात, ए रिसर्चर कैन रिसर्च on inheritance in human for 2 to 3 जनरेशन। एक रिसर्चर अगर ह्यूमन के ऊपर रिसर्च करना चाहे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 या मैक्सिमम 4 जनरेशन तक रिसर्च कर सकता है। वो तो मैक्सिमम की बात बताइए, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मटर के ऊपर, ड्रोसोफिला के ऊपर, मेज के ऊपर, न्यूरोस्पोरा के ऊपर हजारों जनरेशन के ऊपर क्या किया गया है, काम, तब जाके रिजल्ट। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे रिसर्चर 2-3 जनरेशन तक काम कर सकता है, एक ट्रैक्टर कंट्रोल करने के लिए कई जीन की जरूरत पड़ती है, आदमी को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक कपल के पास 1 या 2 बच्चे ही होते हैं, क्रोमोसोम की संख्या 46 है और लाइफ स्पैन है वो भी क्या है, ज़्यादा है। तो ये प्रॉब्लम्स है, इसलिए ह्यूमन के जो अंदर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट को अच्छे तरीके से डिस्कस नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, पेडिग्री का। तो उसका क्वेश्चन वही हुआ कि व्हाई पेडिग्री इज एम्प्लॉयड ऑन ह्यूमन ओनली या डोमेस्टिक जैसे एनिमल्स, उसके ऊपर। तो ये कुछ कारण है, तो इसमें से आप 4-5 पॉइंट अच्छे तरीके से याद करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब ये जो पेडिग्री एनालिसिस है इसका क्या फायदा है, पेडिग्री एनालिसिस का फायदा क्या है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, 2-3 खास बात है। नंबर 1, जो जेनेटिक काउंसलर है उनको मदद मिलती है इस बात का पता लगाने के लिए कि ये ट्रेट कहाँ से आया है और किसके अंदर ये आगे इनहेरिट होगा। इट इज हेल्पफुल फॉर जेनेटिक काउंसलर, COUNSELLOR, जेनेटिक काउंसलर टू गिव अबाउट information of जेनेटिक ट्रेट के बारे में इंफॉर्मेशन, भाई किस तरीके का जेनेटिक ट्रेट है, ये रिसेसिव है या ये डोमिनेंट है या ये मेल पास करेगा या ये फीमेल से आया है। तो जेनेटिक काउंसलर की ये मदद करता है, क्यों, टू गिव अबाउट इंफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट, कोई जेनेटिक ट्रेट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। दूसरा, इट प्रूव दैट जो पेडिग्री एनालिसिस है वो प्रूव करती है, इट प्रूव दैट मेंडेलियन प्रिंसिपल्स
कैन ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन ह्यूमन जेनेटिक्स। ये जो पेडिग्री एनालिसिस है ये इस बात को भी प्रूव करती है कि जो मेंडल के प्रिंसिपल है वो ह्यूमन जेनेटिक्स, क्योंकि मेंडल ने तो मटर के पौधे पे काम किया था, लेकिन मेंडल के जो प्रिंसिपल हैं वो ह्यूमन की जेनेटिक्स के ऊपर भी लागू होते हैं। तीसरा, इट ऑल्सो टेल्स अबाउट हार्मफुल इफेक्ट। It also tells about harmful effects if marriage occur between closely relatives, यानी कि क्लोजली रिलेटिव के बीच में शादी करने से क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकते हैं, इसके बारे में भी क्या बताता है पेडिग्री एनालिसिस। हमने हमारी सब सोसाइटी में देखा होगा कि गोत्र को बचाते हैं, भाई इस गोत्र में शादी नहीं करनी, ये गोत्र हमारा है, ये हमारे गांव के आसपास का है, उसका यही साइंटिफिक रीज़न है कि हार्मफुल इफेक्ट से बचा जाए, वो जेनेटिक डिसऑर्डर से बट इन मुस्लिम कंट्री के अंदर क्लोजली रिलेटिव्स के बीच में शादी करते हैं, जिनके कारण उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो इसलिए जो मैरिज है वो क्लोजली रिलेटिव्स के बीच में ना हो, उसी तरीके से पेडिग्री एनालिसिस क्या करती है, मदद। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू नो दैट विच जेनेटिक ट्रेट come from which ancestor। पेडिग्री एनालिसिस ये भी बताती है कि कौन सा जेनेटिक ट्रेट किस एंसेस्टर से आया है। तो ये इसकी क्या है इम्पोर्टेंस। मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस है किसी को, क्या है कलर ब्लाइंडनेस। अब पेडिग्री एनालिसिस अगर हम उनके परिवार का करते हैं तो हमें ये पता लग जाएगा ये कलर ब्लाइंडनेस का जो ट्रेट है, ये जो कैरेक्टर है, ये कहाँ से आया है, ये परदादा से या दादा से या परदादी से या दादी से किससे आया है और किस तरीके से ये फैमिली में अब आगे जाने लग रहा है। तो किस एंसेस्टर से कौन सा जेनेटिक ट्रेट आया है, अगर हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं उस परिवार की तो हम तुरंत बता सकते हैं। तो ये पेडिग्री एनालिसिस की क्या थी इम्पोर्टेंस। अब रही बात जो पेडिग्री एनालिसिस में हम सिंबल यूज करते हैं, वो सिंबल कौन कौन से और किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिखेंगे आगे सिंबल यूज्ड इन पेडिग्री। सिंबल यूज्ड इन पेडिग्री, कौन कौन से सिंबल, ये सिंबल थोड़ा सा आपको ध्यान से देखने हैं। सिंबल्स यूज्ड इन पेडिग्री, जैसे मैं ये बताऊं, ये और ये दो और ये इस तरीके से, ये मैंने 3 सिंबल बनाए हैं। इसका मतलब होता है फीमेल और इसका मतलब होता है मेल
और इसका मतलब है अनस्पेसिफाइड सेक्स। तो सर्कल है तो फीमेल, और अगर स्क्वायर है तो मेल। अगर ये जैसे पैरेललोग्राम टाइप सा दिख रहा है तो अनस्पेसिफाइड सेक्स। दूसरा, अगर ऐसे लिख रखा है, इसके बीच में 5, 4, 3, 2 कुछ भी, तो 5 चिल्ड्रन आर अनअफेक्टेड। 5 बच्चे हैं या 4 बच्चे, 4 लिख सकते थे, वो अनअफेक्टेड है, अफेक्टेड नहीं है। ठीक है। अगर ऐसे लिखते हैं हम, ये ऐसे और ये डार्क होते हैं ऐसे, तो ये क्या होगा? अफेक्टेड। इसका मतलब क्या है? ये किसी न किसी ट्रेट, किसी न किसी डिसऑर्डर से अफेक्टेड। अगर ये सर्कल, अगर ये है तो ये अफेक्टेड मेल, ये अफेक्टेड फीमेल। ठीक। अब खास बात, अगर ये ऐसे हैं या ऐसे कुछ भी ले लीजिए, इसके बीच में ये हो सकता है, या ऐसे क्रॉस हो सकता है, या ये आधा डार्क हो सकता है, तो इसको हम कैरियर कहेंगे या हेट्रोजाइगस। क्या कहेंगे? कैरियर और हेट्रोजाइगस। कैरियर और हेट्रोजाइगस। अगर इस तरीके से है तो ये जो सिंबल है इसका मतलब है डेथ। अगर ये सिंबल है तो इसका मतलब है स्टिल डेथ। स्टिल डेथ, ये कुछ सिंबल्स हम यहां पर यूज करने लग रहे हैं। अब अगर ये फीमेल और ये मेल है तो इस लाइन को क्या कहेंगे? मैटिंग या मैरिज। ठीक है, मैरिज। अगर ये 2 लाइन है, ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब है ये 2 लाइन मैरिज बिटवीन क्लोजली रिलेटिव। मैरिज बिटवीन क्लोजली रिलेटिव के बीच में मैरिज है। 2 लाइन है तो एक है तो अब ये और इनके मान लीजिए, तो ये क्या है? पेरेंट्स। ये क्या है? ऑफस्प्रिंग। ये मेल, ये फीमेल, फीमेल मेल के बच्चे हैं। ये क्या है? फर्स्ट जनरेशन। और ये क्या रोमन में लिखते हैं? सेकंड जनरेशन। ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन। ये 1, ये 2 ऐसे नंबर करते हैं। और ये क्या है? आपको अभी बताया था, मैरिज। ये अगली जनरेशन। क्लियर? अब देखो ध्यान से, एक सर्कल, एक स्क्वायर या दोनों स्क्वायर, अगर ऐसे लाइन है, ये ऐसे जुड़े हुए हैं इस तरीके से, इसको कहते हैं डाइजाइगोटिक ट्विन। यह दिख रहा है? चलो ये मैं इसमें लिखता हूं साइड में। ये हम सिंबल यूज करते हैं इन ये या ये दोनों में से। इसको हम कहेंगे डाइजाइगोटिक ट्विन। क्या कहेंगे? डाइजाइगोटिक ट्विन, यानी कि ट्विन है
लेकिन वो दो जाइगोट से बनी है, एक जाइगोट से एक इंडिविजुअल, दूसरे जाइगोट से दूसरा इंडिविजुअल, तो हो गए ट्विन, डाई जाइगोटिक ट्विन। इस तरीके को ध्यान से देख लें। अगर ये ऐसे की बजाय ऐसे हो, ये दोनों या ये दोनों, अब ये इनसे ये जुड़े हुए हैं, इनसे ये, अब तक तो ये सेम, बट ये लाइन और अगर बीच में आ जाए, ये ऐसे या ऐसे, तो इनको कहेंगे हम मोनोजाइगोटिक ट्विन। मोनोजाइगोट, एक जाइगोट से दो इंडिविजुअल बने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोजाइगोटिक ट्विन। ये क्या था, डाइजाइगोटिक। तो ये हमने कुछ सिंबल्स किए हैं यूज, इन सिंबल्स को यूज करके फिर पेडिग्री एनालिसिस की जाती है, और फिर वो पेडिग्री एनालिसिस मैंने इसकी जो इम्पोर्टेंस बताई है अपनी इम्पोर्टेंस देती है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक पेडिग्री को स्टडी करते हैं, उसी तरीके से हम और दूसरे जो ट्रेट हैं उनको भी कर सकते हैं। ये सब देख लिया है, उतार लिया है, समझ लिया है, ध्यान में रख लिया होगा। अब देखते हैं, जैसे हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस फॉर earlobe in human population, या फैमिली के अंदर, एक परिवार के अंदर। तो मैं कहता हूं जो फ्री ईयरलोब है, या हम कह सकते हैं फ्यूज्ड ईयरलोब है, वो रिसेसिव ट्रेट है। क्या है, रिसेसिव ट्रेट। और जो रिसेसिव ट्रेट है वो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही क्या करेगा, एक्सप्रेस। और जो अब फ्री ईयरलोब है, जो फ्री ईयरलोब है वो क्या है, डोमिनेंट ट्रेट। होमोजाइगस रिसेसिव पर, होमोजाइगस रिसेसिव में। और जो फ्री ईयरलोब है वो डोमिनेंट ट्रेट है, और वो कब एक्सप्रेस करेगा, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट में या हेट्रोजाइगस में। वो दो तरीके से एक्सप्रेस करेगा। फ्यूज्ड ईयरलोब, देखो आप ईयरलोब की बात बताता हूं, जैसे ये जो मेरा कान है इसकी लोब फ्यूज है, कईयों की ये फ्री होती है, ऐसे बिल्कुल अलग हिलती है, ऐसे हिलती है, तो वो हिलती है, फ्री है, वो फ्री ईयरलोब। लेकिन ये क्या है, मेरी ये इसके फ्यूज हो रखी है, तो ये फ्यूज्ड ईयरलोब है। हम इस ट्रेट को, जैसे मैं यहाँ भी डायग्राम बनाऊं, अगर ये ऐसे है तो ये क्या है, फ्यूज। अगर ये ऐसे है तो ये क्या है, फ्री। ये थोड़ी सी फ्री है, ये क्या है, फ्यूज। अब ना इसी को बताया है, इस ट्रेट को। अब फ्यूज्ड ईयरलोब एक रिसेसिव ट्रेट है, लेकिन फ्री ईयरलोब क्या है, डोमिनेंट। अब रिसेसिव तो आपको पता ही है, केवल किस कंडीशन में वो एक्सप्रेस कर सकता है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में। यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब अगर वो ए हैं दोनों तो ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक। लेकिन डोमिनेंट ट्रेट, होमोजाइगस डोमिनेंट, अगर वो दोनों ए हैं तो भी एक्सप्रेस कर जाएगा, एक ए कैपिटल एक ए स्मॉल तो भी क्या कर जाएगा, वो एक्सप्रेस कर जाएगा। अब
जो फ्यूज्ड ईयर लोब है, रिसेसिव ट्रेट है, वो रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस करता है और उसको हम क्या कहते हैं, अफेक्टेड। क्या कहते हैं उसको, अफेक्टेड कहते हैं। क्या कहते हैं, अफेक्टेड। और अभी मैंने अभी बताया, अगर अफेक्टेड है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो उसका जो सर्कल या उसका जो स्क्वायर है वो क्या होगा, डार्क। डार्क सर्कल या डार्क स्क्वायर का मतलब है अफेक्टेड। अफेक्टेड का मतलब है होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब है छोटे ए दोनों। ठीक है, अब हम एक पेडिग्री बनाते हैं। ये सब बातें आपने नोट कर ली, ध्यान कर लिया। अब एक पेडिग्री बनाते हैं, आपको बताना है। ठीक है, अब देखो, जैसे ये मैं डार्क बनाने लग रहा हूं और ये मैं क्लियर। अब इसके ये बच्चे हैं, ठीक है। अब इसकी और इसके ये 3 बच्चे हैं, और इसकी और इसकी। अब एक कैटेगरी बनी है, ध्यान से देखेंगे। ये कौन सी जनरेशन है, फर्स्ट। ये कौन सी है, सेकंड। और ये कौन सी है, थर्ड जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में इंडिविजुअल ये 2 हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2। और इसमें सेकंड जनरेशन में 1 2 3, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल है ये बाहर से हैं। अभी इनका भी हम पता लगाएंगे। अब ये इनके हैं, तो थर्ड जनरेशन में 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से ये पेडिग्री एनालिसिस करनी होती है। अब हमें इस पेडिग्री को ध्यान में रखते हुए ये बताना है, आपको इतना तो पता ही है, ए ए ए ए ए ए, ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट। ये क्या है, हेट्रोजाइगस। और ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। ये क्या है, नॉर्मल। ये भी क्या है, नॉर्मल। और ये क्या है, अफेक्टेड। अफेक्टेड, और जो अफेक्टेड होगा वो डार्क होगा। तो आप बता सकते हैं ध्यान से कि ये इसका जीनोटाइप क्या है, ए ए। इसका भी ए ए, इसका भी ए ए, और इसका भी ए ए। ये तो पता लग गया ऐसे, क्योंकि होमोजाइगस रिसेसिव है तो वो अफेक्टेड है, और अफेक्टेड है तो वो डार्क कलर वाला होगा। क्लियर। अब इन सभी का ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल का मतलब है, ध्यान दें, अफेक्टेड का मतलब क्या है, अफेक्टेड का मतलब फ्यूज्ड ईयर लोब। फ्यूज्ड ईयर लोब, अफेक्टेड का क्या मतलब है, फ्यूज्ड ईयर लोब। और नॉर्मल का क्या मतलब है, फ्री ईयर लोब। ये इनके पीछे ऐसे आप लिख देंगे ध्यान से। अफेक्टेड का मतलब इनकी, जैसे मैं अफेक्टेड हूं, मेरी जो ईयर लोब है वो फ्यूज है, लेकिन जो नॉर्मल होते हैं उनकी क्या होगी, फ्री होगी, ये ऐसे। अब इनका, अब ये बताओ, पहले तो ये बताओ कि ये फ्री ईयर लोब है कि फ्यूज्ड, ये वाली। तो आप बता देंगे सर ये तो नॉर्मल है, और नॉर्मल ये फ्री है, तो ये भी फ्री ईयर लोब, फ्री 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 फ्री। लेकिन ये क्या है, फ्यूज्ड 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 फ्यूज्ड। क्यों, क्योंकि फ्यूज्ड वाले क्या है, अफेक्टेड, और अफेक्टेड वाले क्या है, डार्क। ठीक है, अब इनका जीनोटाइप बताना है।
या तो इसका जीनोटाइप इसका ये जो, या इनके दो हो सकते हैं, या तो ये या ये, इन दोनों में से इसका 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 ये जीनोटाइप होंगे। ऐसे आपको पता लगाना है। अब ये देखो आप ध्यान से, अगर मान लीजिए यहां पर मैं ये ले लेता हूं ए, तो अगर हम इनकी क्रॉस कराते हैं, ध्यान से देखें, एक बार मैं ये मिट हो रहा हूं, ये थोड़ा सा पास लिख दूंगा ऐसे, 1 2 3। अब देखो ए की और ए की ऐसे क्रॉस कराएंगे, ये ऐसे बन जाएंगे, ऐसे, ठीक है, ए ए ए ए ए ए ए ए। आपने क्या देखा, अगर मैं इसको होमोजाइगस डोमिनेंट मानता हूं तो सारे ऑफस्प्रिंग हेट्रोजाइगस आएंगे और सारे के सारे क्या होंगे, नॉर्मल। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये तो नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, लेकिन ये तो क्या है, अफेक्टेड, इसलिए ये नहीं हो सकता। इसकी जगह क्या होगा, ये होगा, ये होगा, तो आपको पता लग जाएगा। अब देखो इसकी जगह मैंने ये मान, ये तो रहने दो, अब ये ये वाला और ये वाला, अब इसकी क्रॉस करते हैं, ए और ए। अब इसमें नॉर्मल भी आने लग रहे हैं, हेट्रोजाइगस और रिसेसिव भी आने लग रहे हैं। इसका मतलब इसका ये भी है, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये ए, ये भी क्या है, ये 3 तो लिखे रहना है, ए। और ये आपको पता ही लग गया, ये भी ए, ये भी ए। अब ये क्या है, ए। अब इसका पता लगाना है, अब इसका पता लगाना है, तो आप ध्यान से देखिए, ये तो क्या है, ए। अगर हम इसको ए ऐसे मानते हैं तो सारे ये क्या आएंगे, ए ऐसे करके देखेंगे। ऐसे ये स्मॉल ए कैपिटल ए। अगर मैं कैपिटल ए स्मॉल ए लिखूंगा तो इनमें कोई ना कोई अफेक्टेड आएगा, वो है नहीं, तो इसलिए क्या लेना पड़ेगा, जैसे ये रही क्रॉस, स्मॉल ए कैपिटल ए, तो स्मॉल ए कैपिटल ए, जब भी नहीं क्रॉस करेंगे तो सारे हेट्रोजाइगस आएंगे, नॉर्मल, ये सारे क्या है, हेट्रोजाइगस नॉर्मल। अब इसका तो पता लग गया, ये है और ये है। अब इनकी अब इसकी और इसकी क्रॉस करते हैं, ये और ये रही, ये तो क्या है, ये वाला, और ये क्या है, ये वाला। तो कैसे आते हैं, अफेक्टेड भी आते हैं और हेट्रोजाइगस भी आते हैं। अफेक्टेड तो ये हो गया और हेट्रोजाइगस ए ये हो गया। तो अब हमें सभी का जीनोटाइप और सभी का फिनोटाइप पता लगा। जीनोटाइप इसका क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, 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 स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल, ये तो जीनोटाइप। फिनोटाइप फ्री ईयरलॉब, फ्री फ्यूज्ड, फ्री फ्यूज्ड, फ्री। तो इस तरीके से हम पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं। ये तो एक ट्रेट था। प्रैक्टिकल्स में आप जैसे ईयरलॉब का है, ऐसे रोलिंग टंग का होगा, विडो पीक का होगा, यहाँ पर एक चोंच सी बन जाती है बाल की, कलर ब्लाइंडनेस का होगा, हीमोफीलिया का होगा। तो वो कई तरीके के हैं, वो फिर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा जेनेटिक डिसऑर्डर।